इसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जो कि क्लास 9th का पढ़ रहे थे, जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और जो कि एसके झा सर जी जो है पटना वाले जो हैं उसी के बुक को हम लोग देख रहे थे। उसमें जो है 5 चैप्टर तक देख चुके हैं। बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें आज टिश्यूज देखेंगे यानी ऊतक देखेंगे। इससे पहले हम कोशिका के बारे में बता चुके हैं। यदि जो भी नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, इसके बाद फिर अगला चैप्टर देखिएगा। ऑब्जेक्टिव भी साथ ही करवा रहे हैं, जितना भी एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ पर कोशिका का ये एनसीईआरटी फैक्ट है। टोटल जो एनसीईआरटी का निचोड़ जो एसके झा सर जी का बुक जो आया है उसी का बता रहे हैं। आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है। कोशिका के बारे में बता चुके हैं, आज ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक देखिए क्या कहता है, जानते हैं ऊतक का डेफिनेशन जानते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एवं निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न होता है। इसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सिंपल सा डिफिनेशन याद रखना है कि समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। यानी एक ही समान के कोशिका के जो समूह है उसी को क्या कहते हैं? ऊतक। या ऊतक देखिए यानी टिश्यू, यह समान कोशिकाओं का समूह होता है। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है सेम पे, यह समान कोशिकाओं का समूह होता है, याद रखना है। ऊतक में कहता है ऊतक जंतु की अपेक्षा पादप अधिकांश ऊतक मिलित होता है। यानी जंतु की अपेक्षा कहता है पादप जो है, पादप मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा की जो है कोशिका ऊतक क्या होता है? मृत होता है। अतः पादप में ऊर्जा की कम जरूरत पड़ती है। सही बात है। पादप को जो है एक जगह से दूसरे स्थान तक जाता नहीं है ना, एक ही जगह स्थिर रहता है, इसीलिए उसको जो है ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। इसलिए जो है याद रखना आप लोग को कि पादप को ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी। और मनुष्य जो है, जैसे कि जंतु, जैसे हम लोग क्या है, जीव जंतु हैं, तो जीव जंतु की जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं इधर उधर, इसलिए उसको ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, याद रखना है। कहता है ऊतक के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। याद रखना है, ऊतक के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होगी? प्रोटीन की। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा, याद रखना आप लोग को। ऊतक के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। वो पूछेगा ऊतक कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, पादप ऊतक और दूसरा जंतु ऊतक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखना है। पादप ऊतक पूछेगा, ऊतक कितना प्रकार के? 2 प्रकार के, एक पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। अब पढ़ेंगे हम लोग पहले पादप ऊतक। किसके बारे में पढ़ेंगे? पादप ऊतक के बारे में देखते हैं। पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज। किसके बारे में? पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज के बारे में देखते हैं। क्या कहता है? पादप स्थिर होता है। सही बात है। पादप जो है एक ही जगह रहता है, यानी गतिहीन होता है, यानी उसमें गति नहीं होता है, इसीलिए उसको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बताया अभी तुरंत, गतिहीन होता है पादप। पादप में पूरे जिंदगी भर वृद्धि एवं विकास होते रहता है। लेकिन मनुष्य यानी जीव जंतु में जो है विकास सब दिन होता है, लेकिन वृद्धि सब दिन नहीं होता। यदि वृद्धि होते रहता है मनुष्य में, मान लीजिए, तो क्या हो जाता है? कितना लंबा हो जाते हैं हम लोग। तो उसी तरह से याद रखना है, पादप में जो है कहता है वृद्धि एवं विकास दोनों होता है, लेकिन कहेगा जंतु में जो है क्या होता है? सिर्फ वृद्धि होता है, सॉरी विकास होता है सब दिन। और वृद्धि जो है एक पूर्ण अवस्था के बाद जो है, संपूर्ण अवस्था के बाद जो है 14-15 साल या 18-20 साल तक जो है उसके बाद रुक जाता है। ठीक है, 20 साल तक में रुक जाता है वृद्धि। अब वृद्धि एवं विकास के आधार पर पादप 2 प्रकार के, याद रखना है। वृद्धि और विकास के आधार पर पादप कितना प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला है विभोजकी पार्श्व ऊतक, पार्श्व यानी कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज साइड। ठीक है, विभोजकी ऊतक। और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। याद रखना, पहला है विभोजकी ऊतक, ठीक है, जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है उसे विभोजकी ऊतक कहेंगे। और जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी ऊतक। यानी विभाजन जब खो देगा, विभाजन की क्षमता जब नहीं होगा, तो उसे क्या हो जाएगा? अस्थायी न होगा, उसी को क्या कहते हैं? अस्थायी ऊतक। याद रखना है आप लोग को। विभोजकी ऊतक में याद रखना है, जिसमें विभाजन की क्षमता होती है उसे विभोजकी ऊतक कहेंगे। और जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होगी, विभाजन की क्षमता नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा, इसलिए उसको अस्थायी ऊतक कहते हैं। देखिए, तने का सेक्शन काट, निरंतर विभाजन से नया कोशिका का निर्माण होता है। याद रखना, विभाजन होते होते जो है नया कोशिका का निर्माण होता है। अधिक क्रियाशील होता है, विभोजकी ऊतक जो है अधिक क्रियाशील होता है। इसमें केंद्रक होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है? केंद्रक, लेकिन राजधानी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो है विभोजकी ऊतक में कहता है उसमें क्या नहीं होता है? राजधानी नहीं होता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है। पूछेगा विभोजकी ऊतक कितना प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है शीर्षस्थ। पहला कौन होता है? शीर्षस्थ। दूसरा होता है पार्श्वस्थ
और तीसरा होता है अंतर्वेशी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टोटल शीर्षस्थ, पहला हुआ शीर्षस्थ, दूसरा हुआ यहाँ पर अंतर्वेशी हुआ दूसरा, और तीसरा दिया है यहाँ पर पार्श्वस्थ। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्या है, पार्श्वस्थ। इस तरह से याद रखना। विभजिकी उत्तक कितना प्रकार के, 3 प्रकार के। अब इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं विभजिकी उत्तक के बारे में। इसके 3 प्रकार जो हुआ, पहला जो हुआ कौन सा हुआ, शीर्षस्थ। पहला हुआ शीर्षस्थ। यह क्या कहता है, यह तने एवं जड़ के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। याद रखना है, पूछेगा शीर्षस्थ, शीर्षस्थ मतलब क्या हुआ, एक तरह से शीर्ष वाला भाग में पाया जाएगा, इसलिए जो है याद रखना है जड़ एवं तने के शीर्ष वाले भाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है, शीर्षस्थ विभजिकी उत्तक पाया जाता है। इससे लंबाई की वृद्धि होती है। याद रखना शीर्ष वाला भाग में पाया जाता है, इसलिए इसका क्या काम है, लंबाई को वृद्धि करना। ठीक है, इसलिए लंबाई को भी वृद्धि करता है। दूसरा है पार्श्वस्थ विभजिकी उत्तक। यह उत्तक प्राथमिक उत्तक के समाप्त होने के बाद तने एवं जड़ के परिपक्व क्षेत्र में विकसित होता है। देखिए यहाँ पर अभी बताया आप लोग को पार्श्वस्थ, पार्श्वस्थ में यहाँ फिगर देखिए, यहाँ पर पार्श्वस्थ देखिए, यहाँ पर तना जो है थोड़ा सा मोटा जब हो रहा है ना, तो उसी के वृद्धि के लिए यहाँ पर जिम्मेवार होता है। यहाँ पर पार्श्वस्थ पार्श्व वाला भाग में पाया जाता है, यानी कि जहाँ पर शीर्षस्थ खत्म होगा उसके बाद क्या होगा, पार्श्वस्थ। वही कहता है जड़ समाप्त होने के बाद तने एवं जड़ के परिपक्व क्षेत्र में विकसित होता है। कौन सा, पार्श्वस्थ। इससे तना के व्यास, घेरा, परिधि, मोटाई में वृद्धि होता है। याद रखना है, एक तरह से जो है तना जो है मोटा जो होता है ना, ये पार्श्वस्थ विभजिकी उत्तक के कारण ही मोटाई होता है। और शीर्षस्थ का क्या काम था, शीर्ष वाला भाग को और फिर जड़ और तना के शीर्ष वाला भाग को बढ़ाना था। ठीक है, पाया जाता है, लंबाई में वृद्धि करता था। लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, एक तरह से पार्श्वस्थ क्या हुआ, मोटाई को वृद्धि किया ना, मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई। इस उत्तक का निर्माण याद रखना आप लोगों को कैम्बियन से होता है। इसका निर्माण किससे होता है, कैम्बियन से। किससे होता है, कैम्बियन। इसलिए इस उत्तक को कैम्बियन उत्तक भी कहते हैं। याद रखना कैम्बियन, यानी यहाँ पर जो है छल्ला जो आता है उसी को कैम्बियन कहते हैं, यानी उसी से होता है। अगला है अंतर्वेशी। अगला क्या है, अंतर्वेशी। अब देखिए अंतर्वेशी किसे कहते हैं, यह उत्तक पत्ती के आधार पर या टहनी के पर्व यानी पर्व संधि के पास उपस्थित होता है। पूछेगा अंतर्वेशी उत्तक कहाँ पाया जाता है, पत्ती के आधार पर। यहाँ पर देखिए पत्ती के आधार पर यहाँ पर बताएं, पत्ती देखिए यहाँ पर अंतर्वेशी है ना, अंतर्वेशी उत्तक है, विभजिकी उत्तक है। देखिए पत्ती के पास यहाँ पर, तना के पास यहाँ पर जो है पाया जाता है। देखिए यहाँ पर अच्छे से, यहाँ पर अंतर्वेशी या उत्तक पत्ती के आधार पर या टहनी के पर्व या पर्व संधि के पास पाया जाता है। यह शीर्ष विभजिकी उत्तक का ही भाग होता है, जो लंबाई में वृद्धि के कारण अलग होता है। याद रखना है, शीर्षस्थ जिस तरह से उसको लंबाई को बढ़ाता था, उसी तरह से इसका भी काम क्या है, लंबाई को बढ़ाना। इसका भी काम क्या है, लंबाई को बढ़ाना है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को, इसका भी क्या काम है, लंबाई को वृद्धि करना। अगला देखिए क्या कहता है, यह पादप में कहता है, यहाँ पर यह पादप में शीर्ष के छोड़कर सभी के लंबाई को वृद्धि करता है। पादप में याद रखना है, सिर्फ शीर्ष वाला भाग जो है, ऊपर वाला भाग को छोड़कर ये सभी को क्या करता है, वृद्धि करता है। याद रखना है। अगला उत्तक है अस्थाई उत्तक। अभी बता चुके हैं आप लोग को, अस्थाई उत्तक जो है, अस्थाई उत्तक यानी परमानेंट टिश्यूज। देखिए अस्थाई उत्तक जिसमें विभाजन की क्षमता खो देता है उसी को क्या कहता है, अस्थाई उत्तक, बता चुके हैं। देखिए इसके बारे में क्या लिखा है, जब उत्तक विभाजन की क्षमता खो देता है तो अस्थाई उत्तक का निर्माण होता है। याद रखना है, जब विभाजन की क्षमता खो देगा तो उसी को कौन सा उत्तक का निर्माण होगा, अस्थाई उत्तक। अगला कोशिकीय संरचना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, अस्थाई उत्तक कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला होता है सरल अस्थाई उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और दूसरा होता है जटिल अस्थाई उत्तक। पहला कौन है, सरल अस्थाई उत्तक, और दूसरा है यहाँ पर जो है कौन सा, जटिल अस्थाई उत्तक। पहला पढ़ेंगे सरल अस्थाई उत्तक, उसके बारे में देखिए क्या लिखा है, एपिडिडमिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परत पाया जाता है, सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सरल अस्थाई उत्तक। ठीक है, इसका निर्माण समान प्रकार के कोशिकाओं से होता है। यह 3 प्रकार का होता है। याद रखना है, सरल अस्थाई उत्तक थोड़ा सा जटिल है पढ़ने में। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा, सरल अस्थाई उत्तक। अब देखिए सरल अस्थाई उत्तक के बारे में कहता है, सरल अस्थाई उत्तक यह अस्थाई उत्तक का अधिकांश भाग में पाया जाता है। ठीक है, यह इसका कोशिका जीवित होता है। किसका, मृदु उत्तक। पहला था मृदु उत्तक। ठीक है, इसका कोशिका क्या होता है, जीवित होता है, इसको बता चुके हैं।
अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, इसके कोशिका के बीच रिक्त स्थान होता है। याद रखना है, इसके कोशिका के बीच कौन सा स्थान होता है? रिक्त स्थान होता है, जो भोजन एवं जल का संग्रह करता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पूछेगा कोशिका के बीच रिक्त स्थान होता है कौन सा ऊतक में? मृदु ऊतक में। और इसमें भोजन और जल का संग्रह होता है। यहाँ पर याद रखना है किसका किसका भोजन और जल का संग्रह होता है। कौन सा ऊतक में? याद रखना है मृदु ऊतक में। भोजन और जल का संग्रह कौन करता है? मृदु ऊतक, याद रखना है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है इसमें कुछ भाग पर क्लोरोफिल पाया जाता है। यहाँ पर जो है इसके कुछ भाग पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। जानते हैं जब तक क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो क्या भोजन का निर्माण कैसे करेगा? यहाँ पर जो है पेड़ पौधा में कुछ भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसे हरित लवक भी कहते हैं। क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए उसमें क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण से पेड़ पौधा क्या करता है? भोजन बनाता है। याद रखना है। इसमें बड़े संख्या में वायोतक पाया जाता है, इसलिए इसे एरोनकाइमा भी कहते हैं। याद रखना है। अगला है स्थूल कण ऊतक। दूसरा कौन है? कोलेनकाइमा जिसको कहते हैं। इसके जीवित कोशिका भित्ति पर पेप्टन का जमा होता है, पैक्टिन का। इसमें प्रायः हरित लवक पाया जाता है। याद रखना है, स्थूल कण ऊतक में कौन सी पाया जाएगा? हरित लवक। इसमें अंतर कोशिकीय अवकाश का अभाव होता है। पौधे में लचीलापन इसी के कारण होता है। याद रखना, पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? स्थूल कण ऊतक के कारण। ठीक है, याद रखना है। अगला है दृढ़ ऊतक। अगला कौन है? दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक के बारे में देखिए क्या कहता है। यह कठोर एवं मोटी होती है। मृत रक्षात्मक ऊतक है। मृत होता है, कठोर होता है, एक तरह से मृत होता है। पौधों का कठोरता इसी ऊतक के कारण होता है। पौधों में कई कठोरता जो है किसके कारण होता है? याद रखना है, दृढ़ ऊतक के कारण। किसके होता है? दृढ़ ऊतक। इसके ऊपर सेल्यूलोज एवं गिलिलीन की मोटी भित्ति पाई जाती है। सेल्यूलोज, याद रखना है। इसमें रेशेदार एवं कठोर कोशिका का पाया जाता है। कोशिका पाया जाता है, कठोर कोशिका पाया जाता है। यह रेशेदार फल में कठोरता के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? और कठोरता के लिए उत्तरदायी है, रेशेदार फल में। अगला देखिए क्या कहता है, जटिल स्थायी ऊतक। कौन है? जटिल स्थायी ऊतक। अगला है जटिल स्थायी ऊतक। यहाँ पर पढ़ लिए हैं। सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार का, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, यहाँ पर जो है स्क्लेरेनकाइमा तीनों पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक थोड़ा पढ़ना सरल है। जटिल स्थायी ऊतक जो है यह 2 प्रकार का होता है। जटिल स्थायी, यह ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी को जटिल स्थायी ऊतक। इसे मिश्रित ऊतक भी कहते हैं। इसे कौन सा ऊतक? मिश्रित। जटिल स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, पहला हुआ जाइलम और दूसरा हुआ फ्लोएम। कौन सी होता है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम देखिए, जाइलम जो है यह जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। अब फ्लोएम ऊतक क्या करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जौ से जल, जौ से जाइलम। यह जल संवाहक ऊतक है, इसीलिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ जल संवाहक, मतलब जल को ले जाने वाला ऊतक है। जब जल एवं खनिज लवण का परिवहन मिट्टी से पादप के अन्य भाग तक पहुंचता है, तो कहता है इसमें परिवहन की दिशा एक दिशीय होती है। याद रखना है आप लोग को, जल एवं खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? पादप ऊतक। यहाँ पर याद रखना है कौन सा ऊतक? जाइलम ऊतक। और एक तरह से दूसरा क्या है, इसका क्या काम है? ये परिवहन की दिशा एक दिशीय होती है। इसमें परिवहन जो होता है एक ही दिशा में होता है, ऊपर की ओर। यह 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना कहना, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और मृदु तक लिखा गया। जाइलम तंतु और जाइलम तंतु से बना होता है। याद रखना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है जाइलम ऊतक पढ़ लिए हैं। अब इसके बारे में अगला है फ्लोएम ऊतक। यहाँ पर देखिए फिगर भी दिया हुआ है फ्लोएम ऊतक के बारे में। ठीक है, देखिए फ्लोएम ऊतक यह भोजन का संवहन करता है। यह भोजन का संवाहक ऊतक है। यह पत्ती से निर्मित भोजन के पादप के विभिन्न भाग में पहुँचता है। याद रखना है, ये पत्ती से निर्मित करता है, पत्ती से निर्मित भोजन के पादप के विभिन्न भाग में पहुँचाता है। इसका प्रवाह द्विदिशीय होता है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों होता है। जैसे कि अभी जाइलम जो बताए थे, ये क्या करता था? एक ही दिशा में ले जाता था, नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन ये जो है दोनों दिशाओं में जल और खनिज लवण, ये तो एक तरह से खाद्य पदार्थ होगा ना, भोजन बनाने का काम करता है, तो वही करता है। यह 5 प्रकार का होता है। कितना? चालनी नलिका, दूसरा फ्लोएम, तीसरा पेरेनकाइमा, अगला है चालनी
कोशिका से बना होता है। इसमें फ्लोएम तंतु के अलावा सभी जीवित कोशिका होता है, याद रखना है। अगला है जंतु ऊतक। अगला क्या है? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक भी देख ही लेते हैं। जंतु ऊतक के बारे में देखिए क्या कहता है। यह समान कोशिकाओं का समूह होता है, जानते हैं। जंतु ऊतक अधिकांश जीवित होता है, बताए थे। जंतु ऊतक अधिकांश क्या होता है? जीवित होता है। यह 4 प्रकार का होता है, याद रखना है। पूछेगा कि जंतु ऊतक कितना प्रकार का होता है। अभी हम लोग पादप ऊतक के बारे में पढ़ रहे थे, जितना भी पढ़े किसके बारे में? पादप ऊतक। अब जो पढ़ेंगे कौन सा ऊतक? जंतु ऊतक। जंतु ऊतक उसी का दूसरा नाम है उपकला ऊतक। जंतु ऊतक जंतु ऊतक 4 प्रकार के। पहला हुआ एपिथीलियम, उसी का दूसरा नाम उपकला ऊतक। ठीक है। पहला देखिए, यह शरीर की विभिन्न सतहों पर ग्रंथिलर आवरण बनाते हैं, याद रखना। एपिथीलियम कहता है सतह पर होने के कारण इसमें रुधिर कोशिकाएं नहीं होती है। याद रखना, कोशिका जो है रुधिर मतलब क्या होता है? खून की कोशिका नहीं पाया जाता। यह मुंह, त्वचा, आहार नाल, रक्त वाहिनी, फेफड़ा, वृक्कीय नली इत्यादि के बाहरी परत पर पाया जाता है, एपिथेलियम ऊतक। उपकला ऊतक का प्रकार निम्नलिखित है, इसी का प्रकार भी है। देखिए यहाँ पर इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है सरल सल्की उपकला, जो कि हृदय, मुंह और आहार नाल, कुपियाँ, रुधिर वाहिका, लसिका बनाता है। दूसरा है घनाभाखार। तीसरा स्तंभ उपकला। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है इसके प्रकार है। और दूसरा पढ़ेंगे आप संयोजी ऊतक। दूसरा कौन है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बारे में देख लेते हैं। संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिंग टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में संयोजी ऊतक। यहाँ पर देखिए इस तरह से फिगर भी यहाँ पर दिया हुआ है। संयोजी ऊतक के बारे में नीचे थोड़ा सा दिया होगा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर संयोजी ऊतक के बारे में नहीं दिया है, जो कि संयोग करके यानी कनेक्ट करके रखता है बॉडी को। अगला है वसामय ऊतक, जिसमें कि वसा की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, उसी वसा में। अगला है संयोजी ऊतक के प्रकार, यहाँ पर दिया है। यह शरीर के विभिन्न भाग को जोड़ने का कार्य करता है, वही बताएं। यहाँ पर जो है एक तरह से जोड़ने का काम करता है। रक्त तरल संयोजी ऊतक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। पूछेगा कि रक्त कौन सा ऊतक है, तो याद रखना तरल संयोजी ऊतक है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखना है। और जो है रक्त क्षारीय होता है, कैसा होता है? क्षारीय। और मनुष्य में रक्त जो है 5 से 6 लीटर के बीच होता है, याद रखना है। वहीं लड़की में 5.5 लीटर और लड़कों में 6 लीटर लगभग। ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। हड्डी ठोस संयोजी ऊतक है। हड्डी जो है ये भी क्या है? ठोस संयोजी ऊतक है। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है, याद रखना है। हड्डी से मांसपेशियों को कैंड्रा जोड़ता है, याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, हड्डी से हड्डी कौन जोड़ता है? लिगामेंट यानी स्नायु जोड़ता है। और हड्डी से मांसपेशी को जोड़ना है कैंड्रा, 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 याद रखना है। अगला उप अस्थाई कहता है नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होता है। उपास्थीय ऊतक जो है नाक, कान और स्वास्थ्य उपास्थि पाया जाता है। अंगों के भीतर खाली स्थान को कोलर एवं बाहर के खाली स्थान को वसीय ऊतक कहा भरता है। ठीक है, पेशिया ऊतक। अगला क्या है? पेशिया ऊतक, जो कि मांसपेशियों में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके बारे में पेशिया ऊतक के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तथा पेशिया ऊतक शरीर के सभी प्रकार के गति के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, यह अनेक लंबी एवं समांतर विन्यास वाली कोशिका से बना होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या क्या। कंकाल पेशिया ऊतक। पेशिया को ऐच्छिक पेशिया ऊतक भी कहते हैं। इसमें एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन प्रोटीन के कारण मांसपेशियों में खिंचाव आता है। हृदय पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं। ठीक है, अगला है तंत्रिका ऊतक। अगला कौन सा है? तंत्रिका ऊतक के बारे में यहाँ पर फिगर देख लीजिए। तंत्रिका ऊतक बताए थे। देखिए तंत्रिका ऊतक जो है इस तरह का, यहाँ पर इस तरह से इसको कहते हैं डेंड्राइट्स। इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है डेंड्राइट्स कहते हैं। और बीच में जो है यहाँ पर केंद्रक होता है, याद रखना। तंत्रिका ऊतक में बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। और यहाँ पर जो इस साइटोन होता है, इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर कोशिका द्रव इसमें भरा होता है, इसको साइटोन कहते हैं। और यहाँ पर जो है एक्सोन, इसको क्या कहते हैं? इसको एक्सोन कहते हैं। इस तरह से जो है इसको एक्सोन कहते हैं, याद रखना है।
याद रखना। इसमें क्या होता है, कोई भी जो है डेंड्राइट्स क्या करता है, संवेदना को ग्रहण करता है और ग्रहण करके जो है यहाँ पर किसको, साइटोन को दे देता है। और साइटोन जो है एक्सोन की मदद से जो है आगे की ओर बढ़ा देता है ग्रहण करके, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर दिया जाता है। देखिए क्या कहता है इसके बारे में, तंत्रिका ऊतक के बारे में लिखा हुआ है। तंत्रिका ऊतक की कोशिका को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन भी कहा जाता है। याद रखना, तंत्रिका ऊतक की कोशिका को क्या कहते हैं, न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन पूछेगा किसे कहते हैं, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक को ही, ठीक है। अगला है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु इसी ऊतक का बना होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछेगा मस्तिष्क कौन सा ऊतक का बना होता है, न्यूरॉन कोशिका या तंत्रिका कोशिका का बना होता है। न्यूरॉन में कोशिका द्रव निरल कणिकाएं भी पाई जाती है। न्यूरॉन के अंतिम छोर पर आवेग का परिवहन होता है, कहता है धूमिका आवेग को ग्रहण करता है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए साइटोन धूमिका से आवेग को ग्रहण करता है। एक्सोन आवेग को कोशिका से दूर ले जाता है, बताए थे। एक्सोन जो है कोशिका से क्या करता है, दूर। महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा सा देख लीजिए। और अब देखिए क्या कहता है, ऊतक कोशिका का समूह होता है जो संरचना एवं कार्य में होता है समान होता है। पौधे में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, 2 प्रकार के, याद रखना, विभजितकीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। जंतु में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, ठीक है। अब पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हीरेपिन हिपेरिन का निर्माण होता है यकृत में। हिपेरिन कहाँ होता है, यकृत में। अगला देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कहता है फ्लोएम और जाइलम को कौन सा बंडल बनते हैं, संवहन बंडल। किसका परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है, सहचर। मरुस्थलीय पादप में जल ह्रास को रोकता है क्यूटील। जिम्नोस्पर्म में जल संवहन ऊतक किसमें पाया जाता है, वाहिनिकाएं में या सुबेटिन, वाहिनिकाएं सुबेटिन। कॉर्क में किसके कारण जल एवं गैस का पारगम्य बनी रहती है, क्या रखना है, सुब्रिल यहाँ पर, ठीक है। स्थूल या पर्यावरण में पादपों की उत्तरजीविता किसके कारण बना होता है, संवहन ऊतक। त्वचा का कार्य नहीं पाया जाता है, कार्य नहीं होता है जल संवहन में। किसमें, छिद्रित कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वाहिनिकाएं में, ठीक है। अगला कहता है ऊतक जो समूह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, लिगामेंट। यहाँ पर जो है ऊतक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, फ्लोएम, भोजन का। अगला कहता है ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, वसामय ऊतक, याद रखना है, वसामय ऊतक। इस तरह से जो है हम लोग जितना भी थ्योरी थे उसको देख लिए हैं। और यदि आप लोग चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी है सारा लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।